Namaste. Dear children, this is my next video on the chapter Lifelines of National Economy. In my previous video, we have discussed till railways. Okay, so you know that in land transport, we have to discuss three mode of transport: roadways, which we have discussed, railways, which we have discussed, and today we are discussing the third mode of transport, that is pipelines. पाइपलाइंस बेटा हमने अक्सर जो देखी हैं वो वाटर पाइपलाइंस देखी हैं। हमारे घरों में नलों से पानी आता है, टैप ऑन करते हैं, पानी आ जाता है, ये भी पाइपलाइन है। तो पहले पाइपलाइन का यूज केवल ट्रांसपोर्टिंग वाटर के लिए हुआ करता था। वाटर वॉज ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस, बट नाउ वी आर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मीन्स इम्प्योर ऑयल, जो ऑयल और गैस फील्ड से निकलता है ऑयल, बिल्कुल ऑल मिक्सचर थिक ब्लैक लिक्विड, ये जो क्रूड ऑयल है इसको ट्रांसपोर्ट करता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस। कहाँ से कहाँ तक? जहाँ से ऑयल निकला, जहाँ से नेचुरल गैस निकली, जिस वेल से, जिसे हम फील्ड्स बोलते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड्स, वहाँ से ऑयल को पाइपलाइन के थ्रू कहाँ ले गए? रिफाइनरीज में, टू गेट इट रिफाइंड। ठीक है। और नेचुरल गैस एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के लिए। तो वहीं से रिफाइनरी से नेचुरल गैस को लेकर पाइपलाइन के थ्रू फर्टिलाइजर प्लांट्स तक ले गए। और उसके बाद थर्मल पावर प्लांट्स, जिनसे एनर्जी बनती है। हम जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट्स कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से बनती है। तो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को हम पाइपलाइन से थर्मल पावर प्लांट्स तक भी लेके जाते हैं। तो हमको समझ में आना चाहिए जो पाइपलाइंस हैं, अर्लियर इट वाज यूज्ड ओनली फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर, बट नाउ दे आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड्स। कहाँ से? जहाँ से ऑयल और नेचुरल गैस फील्ड है वहाँ से कहाँ तक? टू रिफाइनरीज वेयर इट गेट्स रिफाइंड। वहाँ से फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए ले जाता है, जहाँ पर नेचुरल गैस बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, एंड थर्मल पावर प्लांट्स, जहाँ पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से एनर्जी बनाई जाती है। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि पाइपलाइंस क्या ट्रांसपोर्ट करती हैं और कहाँ से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करती हैं। नंबर 2, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स सॉलिड इन स्लरी फॉर्म। कितना सॉलिड्स है? सॉलिड तो वैसे ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रेन से या फिर दूसरे ट्रक्स वगैरह से, लेकिन इसमें इतनी आसानी होती है ट्रांसपोर्टेशन में थ्रू पाइपलाइंस कि सॉलिड को भी सेमी लिक्विड, स्लरी मतलब थिक लिक्विड में बदल के इसको भी ट्रांसपोर्ट कर देते हैं थ्रू पाइपलाइंस। ओके। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइंस इज वेरी हाई। इनिशियल कॉस्ट जब लगाई जाती है पाइपलाइन को, तो इसको बेस्ट वर्ल्ड क्लास मटेरियल यूज किया जाता है, जिससे कि इसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि एक बार ये पाइपलाइंस लग जाती हैं तो ये हमेशा के लिए लग जाती हैं। इनकी इनिशियल कॉस्ट लगाने की बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद सब्सिक्वेंट कॉस्ट इज मिनिमम। उसके बाद हमको इस पे कोई पैसा नहीं लगाना होता है। तो ये इसका एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है? कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन इज वेरी हाई, और एडवांटेज क्या है? कि आफ्टर वंस इट इज लेड, सब्सिक्वेंट कॉस्ट इज वेरी वेरी मिनिमल। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट, इसका एडवांटेज क्या है? जो ट्रांसशिपमेंट लॉसेस था। ट्रांसशिपमेंट लॉसेस का क्या मतलब होता है? फ्रॉम वन ट्रांसपोर्ट टू अनदर। ये ऑयल और गैस फील्ड है, वहाँ से पहले इसको ऑयल टैंकर्स में डाला जाता था,
फिर उसको रिफाइनरी में ले जाएंगे, वहाँ अनलोड करेंगे, वहाँ रिफाइन होगा, फिर इसे टैंकर्स में दोबारा डाला जाता था, फिर इसे फर्टिलाइज़र प्लांट या थर्मल पावर प्लांट या कहीं पर भी सिटीज़ में पेट्रोल पंप्स में दिया जाता था। तो बहुत सारा एक ट्रांसपोर्ट से दूसरे ट्रांसपोर्ट में जाने में इतना ही प्रेशियस रिसोर्स, जिसमें कि इंडिया बहुत डेफिसिट है, इसका बहुत वेस्टेज होता था, लॉस होता था, डिले होता था। ट्रक्स जा रहे हैं या कोई ट्रेन है, पहले ऑयल टैंकर्स की ट्रेन्स होती थी, हाईली इनफ्लेमेबल लिखा रहता था। आपने ट्रक्स भी देखे होंगे, आजकल थोड़े बहुत चलते हैं, लेकिन इस समय चोरी भी तो हो जाती थी। रास्ते में किसी ने कुछ लीटर ऑफ ऑयल निकाल लिया, पता भी नहीं चलता था, फायर लग सकती थी, नुकसान हो जाता था। सो ऑल दीज ट्रांसशिपमेंट लॉसेस, डिलेज, थेफ्ट, फायर are avoided by pipeline transportation. Okay, so these are the 4 points which you have to write in pipeline transportation. I hope it is clear to you. Okay, so only 4 points. उसके बाद हम 3 examples पढ़ेंगे pipeline transportation के। 3 important pipelines हैं। नंबर 1 असम टू कानपुर, कहाँ असम हमारा और कहाँ कानपुर, इन बिटवीन द कंट्री, इतनी दूर। कानपुर में रिफाइनरी है और असम में ऑयल वेल है, ठीक है। तो वहाँ से यहाँ तक कभी पॉसिबल नहीं होता था अगर पाइपलाइंस ना होती, क्योंकि जहाँ ऑयल वेल होता था वहीं उसको रिफाइन कर दिया जाता था, क्योंकि टू अवॉइड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। लेकिन एक बार जब पाइपलाइंस बन गई हैं, अब आप कहाँ से कहीं भी इस लिक्विड फ्यूल को, क्रूड ऑयल को, पेट्रोलियम को ट्रांसपोर्ट करो, ठीक है। तो कहाँ जाकर रिफाइनरी, मथुरा ऑयल रिफाइनरी या कानपुर ऑयल रिफाइनरी को देश के इतने बीच में सोचने का कारण ही यही है कि पाइपलाइंस, थ्रू पाइपलाइंस वी कैन ईजीली ट्रांसपोर्ट दिस क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस वेरी वेरी ईजीली। ओके, ईजीली इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड। नहीं तो इतनी दूर रिफाइनरीज कोई सोचता भी नहीं था, ठीक है। सलाया इन गुजरात, गुजरात आपको मालूम है, यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है सलाया। जालंधर इन पंजाब, जालंधर गुजरात से ऑयल लेके पंजाब में जाकर जालंधर में रिफाइनरी बनाना। सो दिस इज ओनली पॉसिबल बाय पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट इज HVJ पाइपलाइन। HVJ pipeline is natural gas pipeline. Natural gas pipeline. Okay, natural gas pipeline है और ये ऊपर की दोनों जो हैं ये क्रूड ऑयल की पाइपलाइंस हैं। नेचुरल गैस पाइपलाइन HVJ पाइपलाइन को कहाँ से कहाँ तक है, तो इसको आप ऐसे ही बना लेंगे। H फॉर हजीरा, हजीरा कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है, गुजरात। V फॉर विजयपुर, विजयपुर कहाँ पर है, MP में, मध्य प्रदेश। कितनी बड़ी पाइपलाइन है देखिए ये। जगदीशपुर, J फॉर जगदीशपुर, जगदीशपुर किधर है, यूपी में। तो ये एक 1700 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन है जो गुजरात से स्टार्ट होकर वाया मध्य प्रदेश, विजयपुर से होती हुई उत्तर प्रदेश जगदीशपुर तक पहुंचती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर तक जाती है। दिस इज अ नेचुरल गैस पाइपलाइन। ओके, सो दीज 3 एग्जाम्पल्स यू मस्ट रिमेंबर फॉर पाइपलाइंस। So beta, we have finished with land transport. In land transport, we have done roadways, railways and pipelines. So next is waterways. Waterways, as the name suggests, transportation through water. Waterways को हमने 2 में divide किया था, inland waterways and overseas. Inland and overseas. Inland का मतलब होता है within the country. अपने ही देश के अंदर, विद इन द रिवर्स, ठीक है, जहाँ जहाँ पर रिवर्स में पॉसिबल है। नॉट ऑल द रिवर्स एंड कंप्लीट रिवर इज नेविगेबल, सम स्ट्रेचेस ऑफ रिवर्स। एंड ओवरसीज मीन्स इन द ओशियंस, व्हेन वी कनेक्ट विद अदर कंट्रीज थ्रू वाटरवेज, दैट इज कॉल्ड ओवरसीज वाटरवेज।
Okay, next we will take waterways. Okay, so some points for waterways. It is the cheapest mode of transport. नाम से पता चल रहा है सबसे सस्ता है, cheapest mode of transport है. Suitable for heavy and bulky goods. जो बड़े बड़े हैवी गुड्स होते हैं, आयरन, कोल, ये सारा जो हैवी लाइमस्टोन रॉ मटेरियल है, अगर हम इसे दूसरे देशों के साथ इसको भेजें या विद इन द कंट्री ऑल्सो, इफ वी वांट टू ट्रांसपोर्ट इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो waterways is the cheapest because it is cheapest and it is very very suitable for heavy and bulky goods or raw material. फ्यूल एफिशिएंट, फ्यूल बहुत कम लगता है क्योंकि स्लो है, स्पीड नहीं है, तो फ्यूल एफिशिएंट है. और क्योंकि फ्यूल एफिशिएंट है इसीलिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली है. जो चीजें कम फ्यूल यूज करेंगी वो एनवायरनमेंट को उतना ही कम पोल्यूट करेंगी. सो दीज 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटरवेज are very easy also, and please learn it by heart. India has total potential of inland navigation within the country of 14,500 kilometer. We have so many rivers and lakes in which navigation is possible. We have potential to do navigation in 14,500 kilometer, but we have used only 5,685 kilometer of it. तो इसका मतलब है अभी बहुत सारे चांसेस हैं, गुंजाइश है कि हम अपने इनलैंड नेविगेशन को और बढ़ाएं. There are 5 national water highways which we are going to discuss. National जैसे हाईवेज होते हैं जिन्हें हम NH1, NH2 पढ़ते थे, अब हम पढ़ रहे हैं NW1. नेशनल वाटरवेज नंबर 1 इज रिवर गंगा. पूरी रिवर गंगा नेविगेबल नहीं है, रिमेंबर, ओनली फ्रॉम इलाहाबाद टू हल्दिया. ये नेशनल वाटरवे नंबर 1 है. ये 1 मार्क में भी पूछा जाता है कि विच इज द लॉन्गेस्ट वाटर नेशनल वाटरवे. तो रिवर गंगा है, केवल गंगा रिवर नहीं लिख देंगे, पूरी रिवर फ्रॉम इलाहाबाद टू हल्दिया इन वेस्ट बंगाल, और इसकी लेंथ है 1620 किलोमीटर. नेशनल वाटरवे नंबर 2 इज रिवर ब्रह्मपुत्र. रिवर ब्रह्मपुत्र भी कुछ स्ट्रेचेस में फ्रॉम सादिया टू दुबरी. सादिया टू दुबरी इन असम इट इज नेविगेबल. इट्स लेंथ इज 891 किलोमीटर. नेशनल वाटरवे नंबर 3 केरला में वेस्ट कोस्ट कैनाल. वेस्ट के कोस्ट में कैनाल बनाई गई है जिसमें इसमें नेविगेशन होता है. इसकी लेंथ है 205 किलोमीटर. नेशनल वाटरवे नंबर 4 सम पार्ट्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा. कुछ स्ट्रेचेस में, क्योंकि गोदावरी एंड कृष्णा दोनों प्लेट्यू रीजन की रिवर्स हैं, तो काफ़ी अनइवन रिलीफ के ऊपर ये फ्लो करती हैं. लेकिन सम पार्ट्स वेयर इट इज नेविगेबल, उधर इसकी लेंथ है 1078 किलोमीटर. लास्ट नेशनल वाटरवे नंबर 5, these are some tributary Brahmani river, Matai river and deltas of Mahanadi rivers where navigation is possible. It is national waterway number 5. Its length is 588 kilometer. So very simple is waterways, some characteristics. और अगर ये 5 नहीं भी याद होते तो टॉप 3 यू कैन लर्न फॉर गिविंग एज एग्जाम्पल्स. ओके, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सी पोर्ट्स. तो इन इंडिया देर आर 12 मेजर सी पोर्ट्स एंड 200 माइनर सी पोर्ट्स. इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है हमारी. कोस्ट लाइन विद अ लेंथ ऑफ 7516.6 किलोमीटर. इतनी बड़ी कोस्ट लाइन, दोनों तरफ अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की तरफ. तो इस दोनों कोस्ट लाइन में वी हैव 12 मेजर पोर्ट्स एंड 200 माइनर पोर्ट्स. 6 पोर्ट्स वी हैव ऑन द वेस्टर्न कोस्ट एंड 6 पोर्ट्स वी हैव ऑन द ईस्टर्न कोस्ट. ओके, so let's take all these coasts first on the west side and then on the east side. चलिए, तो let me draw this southern part of India so that you can see the location of these ports
on the map of India. Is it clear? Okay. So let's begin from west. W-E-V. कांदला. कांदला पोर्ट बेटा देखिए कहाँ पर है, गुजरात में. दिस इज कांदला पोर्ट. कांदला इज अ टाइडल पोर्ट. इसको याद रखेंगे. इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज अ टाइडल पोर्ट. ठीक है. टाइड्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा आती हैं और टाइड ही यहाँ पर बहुत सारा सेडिमेंटेशन वगैरह कर देती है. तो ये कांदला पोर्ट खोलने का मेन मोटिव क्या था? दिस इज द फर्स्ट पोर्ट विच वॉज सेट अप इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस. सबसे पहला पोर्ट. क्यों? क्योंकि कराची पोर्ट पाकिस्तान में चला गया था आफ्टर पार्टीशन और सारा जो लोड था वो मुंबई पोर्ट पर आ गया था. तो इन द वेक ऑफ लॉस ऑफ कराची पोर्ट टू पाकिस्तान एंड टू ईज Mumbai port, Kandla port was set up immediately after independence. So for short question, you must remember these two reasons why Kandla port was set up. और ये एक tidal port है. Number 2, Mumbai. Mumbai is our largest natural and well sheltered seaport. सबसे बड़ा सी पोर्ट है, सबसे ज़्यादा कार्गो हैंडल करता है, सामान हैंडल करता है, लार्जेस्ट है. और क्योंकि यहाँ पर इंडेंटेड कोस्ट लाइन है, इंडेंटेड का मतलब जानते हैं अनइवन, इसीलिए ये एक नेचुरल सी पोर्ट है. मुंबई के बाद आता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो बिल्कुल मुंबई के पास ही है. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये केवल इसलिए खोला गया टू ईज द प्रेशर ऑन मुंबई पोर्ट. मुंबई को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए, ईज करने के लिए दिस पोर्ट वॉज सेट अप. ओके. आफ्टर मुंबई पोर्ट देयर इज अ पोर्ट इन गोवा. इट्स नेम इज मारमगाओ. मारमगाओ इज इन गोवा. ये हमारा एक्सक्लूसिवली आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट है. 50% से ज़्यादा हमारा जो आयरन एक्सपोर्ट होता है वो मारमगाओ से होता है. नेक्स्ट है बेटा हमारा न्यू मैंगलोर, जहाँ केरला खत्म होता है बिल्कुल उससे थोड़ा सा ऊपर. यहाँ हमारा न्यू मैंगलोर जो कर्नाटका में हमारा पोर्ट है, ये भी हमारा आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट है. और कुद्रेमुख माइंस, यहाँ पर कुद्रेमुख माइंस है आयरन की, वहाँ से पूरा आयरन ओर ये एक्सपोर्ट करता है. इट इज़ ऑल्सो, दोनों की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. बोथ आर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया. लास्ट में हमारा इस तरफ आता है कोच्चि. कोच्चि इज इन केरला. और ये जो पोर्ट है हमारा, ये इट इज़ लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ लेगून. ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स याद करनी है. कोच्चि, दिस पोर्ट इज लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ लेगून. लेगून क्या होते हैं बेटा? बैक वाटर्स. केरला इज फेमस फॉर बैक वाटर्स. ओके. सो दीज आर द 6 पोर्ट्स. नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. अब ईस्ट की तरफ चलते हैं, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. हमारा पोर्ट है ये तूतीकोरिन. कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में है. और जो हमारा मालदीव्स और श्रीलंका को जितना एक्सपोर्ट करना है दैट इज डन बाय तूतीकोरिन पोर्ट. तो ये पर्टिकुलरली हमारा मालदीव्स और श्रीलंका की नीड्स को कैटर करता है. इसके बाद आता है बेटा हमारा चेन्नई इन तमिलनाडु. ये जो हमारा पोर्ट है चेन्नई में, ये हमारा सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है after Mumbai in handling cargo and volume of cargo, and this is our oldest artificial port. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको सबकी याद करनी है. ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है हमारा और सेकेंड इन नंबर आफ्टर मुंबई. नेक्स्ट आता है बेटा हमारा विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश. विशाखापट्टनम is in Andhra Pradesh.
इट इज डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट। लैंड लॉक्ड पोर्ट है, वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है, डीपेस्ट है। इसके लिए बस यही कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है, डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट। इसके बाद है बेटा हमारा इस जगह पर चिल्का लेक से थोड़ा ऊपर पारादीप। पारादीप इज अ पोर्ट इन ओडिशा। इट इज ऑल्सो अवर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट। ठीक है, एक एक इनकी याद रखनी है कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद यहाँ हमारा है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता जिस तरह से ये मैंने लिखा यहाँ पर टाइडल पोर्ट है, इधर भी फर्स्ट नंबर में जो है, इधर से फर्स्ट इधर से फर्स्ट, ये भी एक टाइडल पोर्ट है। ठीक है, ये भी एक टाइडल पोर्ट है और ये भी एक बहुत बिजिएस्ट पोर्ट है। तो इसको ईज करने के लिए जो पोर्ट बना वो है हल्दिया। जो कारण जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को सेटअप करने का था, वही रीज़न हल्दिया को सेटअप करने का है, क्योंकि हल्दिया इज ऑल्सो अ सब्सिडरी पोर्ट। ठीक है, ये सब्सिडरी पोर्ट है जो कि रिलीफ देता है कोलकाता पोर्ट को, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी बिजिएस्ट पोर्ट। So we have discussed about the sea ports of India। ये आपको मैप वर्क के लिए भी आपको याद करना है और आपको कोई भी क्वेश्चन भी आपको इसके ऊपर आ सकता है। तो हर एक की एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स याद करनी है। टेबुलर फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, एक दो वो लोग लिख देंगे, बाकी दो तीन आपको फिल करनी होगी टेबल में। ठीक है, जैसे उन्होंने मुंबई में लिख दिया इट इज़ अ लार्ज एंड स्पेशियस नेचुरल सी पोर्ट, उसके बाद कोलकाता छोड़ दिया और कोच्चि छोड़ दिया। तो आपको कोलकाता में क्या लिखना पड़ेगा, इट इज़ अ टाइडल पोर्ट। ठीक है, इट लाइज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। कोच्चि में क्या लिखना पड़ेगा, इट दिस पोर्ट इज लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ लेगून। तो इस तरह से अगर हमको आता है तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एनी वे। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम करें, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग पूरी है तो देयर इज नो फियर। ओके, सो with this I will finish my lecture here only. In my next video I will take airways and then whatever is there in the chapter. Okay, so please watch video carefully and have a good knowledge, understanding of whatever is taught to you. Thank you so much. Have a wonderful day.